Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So now we are going to discuss lecture number 38. We will start from a clinical case, clinical scenario लेके a middle age female presented with the history of painful swollen wrist joint on both sides, painful swollen wrist joint on both sides, along with stiffness in the finger, stiffness in the finger, especially early in the morning, which is usually last for more than 1 hour and become subside with daily activity. Most likely diagnosis. What is this? मिडिल एज फीमेल है जनाब. इसके अंदर हिस्ट्री यह है कि शी कंप्लेंट पेनफुल स्वलन रिस्ट जॉइंट बाइलेटरली, दोनों साइड की उसकी जो रिस्ट है उसकी क्या हो चुकी है, इन्फ्लेमेशन. साथ में वो पेनफुल भी है और स्वलन भी है, लेकिन लेफ्ट और राइट दोनों, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, दोनों साइड पे एक जैसी. लेकिन साथ में दोनों साइड की हैंड में जो फिंगर्स है उसके अंदर क्या है, स्टिफनेस है, रिजिडिटी है, एंड स्पेशली अर्ली इन द मॉर्निंग विच इज लास्ट फॉर मोर देन 1 आवर, और वो सबसाइड हो जाती है जब वो फीमेल क्या करती है, डेली एक्टिविटी. सो दिस इज अ स्पेशल रूमेटोलॉजी केस, इट इज कॉल्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस. ये किसकी हिस्ट्री है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस. तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ ऑटो इम्यून डिजीज in which immune system mistakenly attacks against all joints, especially small joints, symmetrically, and it can lead to early morning stiffness. तो ये जनाब हमारे पास क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, autoimmune damage to the small joints, characterized by morning stiffness which is last for more than 1 hour and relieved on daily एक्टिविटी. इसकी हाल मार्क पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ऐसा ऑटो इम्यून डैमेज जिसमें इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली जाकर स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द फिंगर को डैमेज करे, बट इट इज बाइलेटरली. देखिए इसको आप लोग ऐसा याद करें, इम्यून सिस्टम डू नॉट केयर दैट आइदर इट इज लेफ्ट साइड और राइट साइड. जब भी एबनॉर्मल इम्यून सिस्टम फायर करती है, अटैक कर देती है, तो उसमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर इन्वॉल्व होगी, और इसके अंदर स्मॉल जॉइंट की इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से सीवियर स्टिफनेस होती है, एंड दैट स्टिफनेस लास्ट फॉर मोर देन 1 आवर, एंड व्हेन द पेशेंट डू एक्टिविटी ऑन डेली बेसिस द स्टिफनेस विल बी रिलीव्ड. सो दैट इज नोन एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस. इसके साथ साथ
हमने एक और कंडीशन को जनाब साइड बाय साइड आप लोगों को क्लियर कराना है, उसका नाम है ओस्टियोआर्थराइटिस। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस भी पता होना चाहिए और ये दोनों एग्जाम के लिए फेवरेट भी है, ओस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसकी मिसाल हमें इसकी क्लिनिकल फीचर्स आने चाहिए, इसकी रिस्क फैक्टर्स तक पता होना चाहिए और इन दोनों की मैनेजमेंट भी हमें आनी चाहिए। ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर इधर देखें, इसमें जो मेन इशू है इट इज मैकेनिकल इंजरी। अब मैं बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। इट इज मैकेनिकल इंजरी टू द जॉइंट, to the joint. It is a mechanical injury to the joint characterized by damage to articular cartilage। ये MCQs याद रखें, ये articular cartilage की डैमेज है, articular cartilage। I will discuss what's meant by articular cartilage। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द फिंगर और स्मॉल जॉइंट्स मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होते हैं। इस ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर द मोस्ट कॉमनली जॉइंट टू अफेक्टेड इज वेट बियरिंग जॉइंट्स, जिसके अंदर नी जॉइंट्स है, हिप जॉइंट है, जिसको हम लार्ज जॉइंट कहते हैं, वेट बियरिंग जॉइंट, वो टारगेटली अफेक्ट होती है। इसमें जनाब मेन जो प्रॉब्लम है वो किस कार्टिलेज के अंदर होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज। देखिए नी जॉइंट को अगर हम देखें, ये डिस्टल फीमर है और नीचे ये प्रॉक्सिमल टीबिया है। इधर देखिए अगर ये हम इस तरह ड्रा करें दिस इज नी जॉइंट, तो नी जॉइंट में आप लोगों को पता है इट इज अ साइनोवियल जॉइंट। तो इस नी जॉइंट के इस तरह जनाब दोनों साइड पे हमारे पास क्या होता है, कैप्सूल होता है, दैट इज जॉइंट कैप्सूल। ये हमारे पास क्या है, जॉइंट कैप्सूल है। जॉइंट का मतलब ये है बोन टू बोन कनेक्शन, तो बोन टू बोन कनेक्शन इज कॉल्ड जॉइंट। अब क्वेश्चन ये है कि इस कैप्सूल के नीचे यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होता है, दिस इज कॉल्ड जॉइंट कैप्सूल। आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड जॉइंट कैप्सूल। इस कैप्सूल के नीचे यहाँ पे इस तरह की जनाब एक कवरिंग होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन। और साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या सिक्रीट करती है, साइनोवियल फ्लूइड which can reduce the friction and make the joint easier for the movement। तो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, दिस इज साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है। ओके, अब यहाँ पे नी जॉइंट की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे हमारे पास इस तरह के दो आर्टिकुलर या फाइब्रो कार्टिलेजेस है, जिसको हम मेनिस्काई कहते हैं, एक मीडियल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस। मेनिस्काई एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर, ये शॉक एब्जॉर्बर का रोल प्ले करते हैं। अब देखें यहाँ पे एक कार्टिलेज होता है इस बोन की इस साइड पे, दिस कार्टिलेज विच कवरिंग द डिस्टल पार्ट ऑफ द फीमर। इस कार्टिलेज को हम क्या कहते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज। सो हियर दिस कार्टिलेज इज कॉल्ड आर्टिकुलर कार्टिलेज, दैट इज आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब सुन ले, हाँ, दिस इज अ नी जॉइंट फॉर एग्जाम्पल, इस जॉइंट के अंदर मेनिस्काई होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड जॉइंट कैप्सूल। इसके बाद साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है और इस बोन्स की जो इनर साइड है वो कैप्सुलेटेड होती है, वो कार्टिलेजिनस होती है, जिसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर क्या होता है, इट इज अ प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव कंडीशन। ये मतलब ये है ओल्डर एजेस के अंदर या लोग जो ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादा वो दौड़ते हैं, या वेट बियरिंग जॉइंट जितना ज़्यादा यूज होती है उतना वियर एंड टियर डैमेज हैपन टू द आर्टिकुलर कार्टिलेज। अगर इस कार्टिलेज को डैमेज हो जाए, अब इधर देखें, इस कार्टिलेज को अगर डैमेज हो जाए, आप लोगों को पता है इफ दिस कार्टिलेज इज डैमेज, तो फिर एज ए रिएक्शन इस बोन के अंदर जो कार्टिलेज डैमेज होगा, तो डैमेज की वजह से मैक्रोफेजेस क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर ओस्टियोब्लास्ट सेल भी है और ओस्टियोक्लास्ट सेल भी है। तो ओस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिवेशन वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है बनिस्बत ओस्टियोब्लास्ट सेल की। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो मेन पॉइंट है कि व्हेन देयर इज डैमेज टू आर्टिकुलर कार्टिलेज, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज की वजह से कुछ केमिकल मीडिएट रिलीज होती है। नंबर 1 इज ई सेलेक्टिन। वो क्या है, ई सेलेक्टिन। यहाँ पे याद रखें, इन केस ऑफ इनिशियली देयर इज डैमेज टू आर्टिकुलर कार्टिलेज
damage leads to increase production of selectin, E-selectin. E-selectin is a mediator which is produced when there is damage to the articular cartilage. अब यह क्वेश्चन याद रखना है कि आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज क्यों हुआ है. इट मे बी डैमेज बिकॉज ऑफ ट्रोमा टू द ज्वाइंट, बिकॉज ऑफ मैकेनिकल डैमेज, बिकॉज ऑफ वेट बेयरिंग कैपेबिलिटी, या ओल्डर एजेस के अंदर किसी भी वजह से. अगर एक बंदा ओबीज है, उसकी वजन भी ज़्यादा है, वो ओल्डर भी है, तो उसमें वेयरिंग एंड टीयरिंग प्रॉब्लम क्या होती है, वो ज़्यादा होती है. तो अगर किसी वजह से भी ये आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो ये ई सेलेक्टिन रिलीज करता है. ई सेलेक्टिन क्या करता है, इट कैन रिक्रूट मोर इम्यून सेल. ये उस जगह को ज्यादा इम्यून सेल लाएंगे, ब्लड सेल, मोर इम्यून सेल विच कंटेन हेल्पर टी सेल. इसके अंदर क्या होते हैं, हेल्पर टी सेल. तो हेल्पर टी सेल इज वन ऑफ द इम्यून सेल विच इज रिक्रूटेड बाय द ई सेलेक्टिन. और हेल्पर टी सेल जो है ये आकर किस चीज की प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, साइटोकाइन. और जितना साइटोकाइन प्रोडक्शन ज्यादा होगी, प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा होगी, ल्यूकोट्राइन ज्यादा होगी, उतना इन्फ्लेमेशन की चांसेस ज्यादा होती है. तो देयर विल बी इंक्रीज इन्फ्लेमेशन चांसेस. क्लियर है. तो क्वेश्चन ये है कि whenever there is damage to articular cartilage, E-selectin is produced. It recruited more immune cell, and these cell recruit helper T cell, and helper T cell will lead to cytokine production. और जब साइटोकाइन प्रोडक्शन होगी तो यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होगा कि नहीं. अब यहाँ पे जो एमसीक्यूज है, जो बोन है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस की वजह से ये इस जगह पे इस तरफ बाहर की तरफ आ जाएगा. मतलब सेल की जो प्रोडक्शन है वो बोन की एक साइड पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. तो फिर जब हम एक्सरे करेंगे तो ज्वाइंट के अंदर हमें इस तरफ बोन से एक आउटग्रोथ दिखने को मिलेगा. इस आउटग्रोथ को हम ओस्टियोपाइट कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं, ओस्टियोपाइट. ओस्टियोपाइट को रेडियोलॉजी के अंदर एक और नाम भी देते हैं, इसको हम बोन स्पर भी कहते हैं. इट इज आल्सो नोन एज बोन स्पर. तो whenever there is cytokine production, there is inflammatory mediator is a compensatory mechanism. The bone cell production ratio will be increased and it will lead to an outgrowth known as osteophyte or bone spur. तो ये bone spur जब बनेगा फिर ज्वाइंट केविटी की जो स्पेस है उसमें डिक्रीज लाएगा कि इंक्रीज लाएगा, डिक्रीज लाएगा. तो ओस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट जब फिर जाएगा, नी ज्वाइंट में वो स्पेस कम है तो उसकी जो रेंज ऑफ मूवमेंट है ज्वाइंट की वो ज्यादा होगी कि रिस्ट्रिक्ट होगी. तो रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मूवमेंट, ROM, रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मूवमेंट. इसका मतलब रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मूवमेंट. तो ये लोग जब जाएंगे तो देयर विल बी टचिंग ऑफ द टू बोनी सरफेस, और इन लोगों में फ्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से देयर विल बी लॉट ऑफ पेन इन दी जॉइंट्स. क्लियर है. तो ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर क्या होता है, स्पेशली इनिशियल डैमेज अकर टू दी व्हाट, आंसर इज आर्टिकुलर कार्टिलेज. लेकिन ये कौन सा मेम्ब्रेन है, कवस, दिस इज साइनोवियल मेम्ब्रेन. लेकिन ये साइनोवियल मेम्ब्रेन तो मुख्तलिफ जॉइंट्स में है. तो अगर रेस्ट जॉइंट इधर साइनोवियल मेम्ब्रेन खराब हो जाए, साइनोवाइटस मीन साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन, तो उस जॉइंट की वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस. तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस साइनोवाइटस है. लेकिन जो ओस्टियोआर्थराइटिस है वो किस की डैमेज है, आर्टिकुलर कार्टिलेज की डैमेज. ये स्मॉल ज्वाइंट को अफेक्ट और करता है. जो ओस्टियोआर्थराइटिस है ये वेट बियरिंग ज्वाइंट्स को अफेक्ट करता है, स्पेशली नी ज्वाइंट एंड ऑफ हिप ज्वाइंट इसके अंदर आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक्सरे के ऊपर हमें ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर क्या देखने को मिलेगी, बोन स्पर विच इज आल्सो नोन एज ओस्टियोसाइट, एंड दिस कैन मेक द ज्वाइंट स्पेस वेरी वेरी स्मॉल एंड दैट विल लीड टू रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोबिलिटी. ये तो सिर्फ आप लोगों को मैंने एक ट्रिक बताई है. अभी हम आकर इन दोनों की डिफरेंशिएशन करेंगे. व्हाट इज ओस्टियोआर्थराइटिस एंड वन इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस. क्योंकि इनमें से जरूर जनाब एक दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, रूमेटोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ. तो ये दोनों कंडीशन हर एक को क्लियर क्रिस्टल होनी चाहिए. एक साइड पे लेके ओस्टियोआर्थराइटिस, और इस साइड पे लेके देयर इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस. रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है जी, ओके.
ओस्टियोआर्थराइटिस में सबसे पहले तो ये लेके कि ओस्टियोआर्थराइटिस इट इज अ मैकेनिकल इंजरी टू द जॉइंट लीडिंग टू जॉइंट डीजेनरेशन। मैकेनिकल मीन वेट की वजह से, एक्सेसिव यूज की वजह से, अ मैकेनिकल इंजरी टू द जॉइंट leading to degeneration of joint, नंबर 1। ओके, इसमें लेके इट इज, ये मैकेनिकल डैमेज है कि ऑटो इम्यून डैमेज है? ये ऑटो इम्यून डैमेज है। ये तो एक्सेसिव यूज की वजह से हो सकता है, लेकिन ये ऑटो, इट इज इन ऑटो इम्यून डैमेज leading to inflammation of joints। ये ऑटो इम्यून डैमेज है और इसकी वजह से क्या होती है? जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है जी। एक तो जनाब इसकी डेफिनेशन में डिफरेंस है, एक ऑटो इम्यून डैमेज है और एक मैकेनिकल डैमेज है। ठीक है जी। नेक्स्ट इसकी डिफरेंस में लेके इट इज आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज, कार्टिलेज डैमेज। इसके अंदर जो डैमेज होती है जॉइंट के अंदर, दैट इज स्पेशली आर्टिकुलर कार्टिलेज, और आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज की वजह से जॉइंट डीजेनरेशन के चांसेस ज्यादा हो जाती है। इट इज डैमेज टू साइनोवियम, इट इज डैमेज टू साइनोवियम। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन या साइनोवियम की डैमेज है। तो इसमें भी एक फर्क ये है, ये एमसीक्यूज आता है। आर्टिकुलर डैमेज ओस्टियोआर्थराइटिस, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल साइनोवियल डैमेज आ जाए, आंसर इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसकी रिस्क फैक्टर लेके, रिस्क फैक्टर नंबर 1 ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से जो वेट बियरिंग जॉइंट है उस पर वेट ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा, तो वियर एंड टीयरिंग इंजरी के चांसेस ज्यादा होगी। नेक्स्ट इज ओल्डर पीपल, ओल्डर एजेस के लोग, क्योंकि वो जॉइंट को ओल्डर एज तक ज्यादा एक्सेसिवली यूज कर चुके होते हैं, उन लोगों में भी मैकेनिकल इंजरी के चांसेस ज्यादा होती है, ओल्डर एज के लोग। ठीक है। नंबर 2 ट्रोमा टू द जॉइंट या इंजरी और ट्रोमा टू द जॉइंट। इसका मतलब ये है कि अगर जॉइंट को डायरेक्ट ट्रोमा हो जाए उसमें भी ओस्टियोआर्थराइटिस की चांसेस ज्यादा होती हैं। और नेक्स्ट लेके पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, बिकॉज इन सम पीपल इट रन इन द फैमिली, so positive female history। so these are some of the risk factor that we have to keep in our mind for osteoarthritis। इसमें तो लेके फीमेल जेंडर, क्योंकि ये क्या है? ऑटो इम्यून है, तो ऑटो इम्यून फीमेल के अंदर ज्यादा है। मिडिल एज फीमेल, पीक एज इज फॉर ओस्टियोआर्थराइटिस 20 to 40 ईयर्स, ये 40 ईयर्स के बाद होती है ओस्टियोआर्थराइटिस। और नेक्स्ट यहाँ पे लेके ये किस HLA के साथ एसोसिएट होता है? HLA-DR4, ये भी एमसीक्यूज है। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA-DR4 इज पॉजिटिव फॉर विच? आंसर इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसको हमने कैसे याद किया था अपने एग्जाम के लिए? देखें, हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस कितने वर्ड है? 2। तो ये HLA के साथ ए वर्ड में आएगा कि 2 वर्ड में? 2। देखिए कुछ डिजीज ऐसी है ना, इसको हम कहते हैं क्या? HLA-A3 हीमोक्रोमेटोसिस, HLA-A2 इस तरह, वो एक एक है, AB, ये DR है, तो ये कितने हैं? ये 2 है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस 2 वर्ड है तो DR के साथ। अब ये DR3 है, 4 है, 5 है, क्या है? रूमा मीन रूम से निकला है, रूम। तो रूम के कितने वाल्स होते हैं? 4। तो 4 वाल हैज अ रूम, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज HLA-DR4। क्लियर है? एक इसके डिफरेंस ये है। नेक्स्ट देखे, ये मोर कॉमन है, इट इज मोर कॉमन, इट इज ओस्टियोआर्थराइटिस इज मोर कॉमन, इट इज मोर कॉमन और इट इज लेस कॉमन। ये लेस कॉमन है, ये इतना कॉमन नहीं है। नेक्स्ट देखे, इट इज मोनो आर्टिकुलर। मोनो आर्टिकुलर का मतलब क्या है? कि इन सिंगल पेशेंट एट अ टाइम वन जॉइंट विल बी इन्वॉल्व, आइदर नी जॉइंट या हिप जॉइंट, लेकिन वेट बियरिंग जॉइंट में यूजुअली वन जॉइंट इन्वॉल्व होता है। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देयर इज पोली आर्टिकुलर। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मोर देन वन जॉइंट में भी इन्वॉल्व, सो इट में बी पोली आर्टिकुलर इन नेचर।
मल्टीपल ज्वाइंट विल बी इन्वॉल्व। यहाँ पे जो प्रीडोमिनेंट फीचर है, प्रीडोमिनेंट सिम्टम ओस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट में, प्रीडोमिनेंट सिम्टम ओस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट में जो प्रीडोमिनेंट फीचर है वो क्या है, ज्वाइंट पेन है। लेकिन यहाँ पे जो प्रीडोमिनेंट फीचर है वो क्या है, पेन है कि स्टिफनेस है, वो स्टिफनेस है। बिकॉज मॉर्निंग स्टिफनेस इन द स्मॉल ज्वाइंट इज अ डायग्नोस्टिक ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस इफ इट इज गेट सबसाइड ऑन डेली एक्टिविटी। एक तो जनाब इसमें डिफरेंसेस यही है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है सिस्टेमिक सिम्टम, सिस्टेमिक सिम्टम, सिस्टेमिक सिम्टम इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें ओस्टियोआर्थराइटिस, लेकिन सिस्टेमिक सिम्टम्स आर प्रेजेंट इन दी रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सिस्टेमिक सिम्टम्स आर प्रेजेंट इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हाँ जी, फॉर एग्जांपल व्हाट आर द सिस्टेमिक सिम्टम, पेशेंट बताएगा कि उसकी स्टिफनेस है हाथ में, मतलब दोनों साइड पे, लेकिन साथ में पेशेंट ये भी कहेगी कि उसको कई दिनों से फीवर है, हाँ जी, इसको वोमिटिंग है, ठीक है, इसको क्या है, वेट लॉस है। सो वेट लॉस, फीवर, वोमिटिंग, दीज आर अदर सिस्टेमिक सिम्टम that is commonly seen in rheumatoid arthritis but systemic symptoms are absent in the osteoarthritis। क्लियर है? तो ज्वाइंट स्टिफनेस के साथ फीवर वगैरह, वेट लॉस की हिस्ट्री आ जाए तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सिम्टम। आर्टिकुलर मीन ज्वाइंट, जो ज्वाइंट से हट के मजीद सिम्टम है और सिस्टम के, वो किस में पाए जाते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट लिखे नो साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, नो साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। जो ओस्टियोआर्थराइटिस है ये बहुत प्रोग्रेसिव कंडीशन है, ये आहिस्ता आहिस्ता होता है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, तो उसमें साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन इतने प्रोमिनेंट नहीं होते, लेकिन यहाँ पे ज़रूर साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन होते हैं। साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन कौन से हैं, हाँ जी, द अफेक्टेड ज्वाइंट विल बी स्वलन, द अफेक्टेड ज्वाइंट विल बी रेड, द अफेक्टेड ज्वाइंट विल बी टेंडर। तो स्वलन, swelling, redness, tenderness, loss of function and warm, these five are the different features of signs of inflammation। इसमें कौन से ज्वाइंट इन्वॉल्व होते हैं, शाबाश, स्मॉल ज्वाइंट के लार्ज ज्वाइंट, हाँ जी, ओस्टियोआर्थराइटिस लार्ज ज्वाइंट विच इज वेट बेयरिंग ज्वाइंट। सो लार्ज ज्वाइंट आर कॉमनली अफेक्टेड, लार्ज ज्वाइंट जिसको हम वेट बेयरिंग ज्वाइंट कहते हैं, वेट बेयरिंग ज्वाइंट commonly affected। इसमें लिखे स्मॉल ज्वाइंट, स्मॉल ज्वाइंट ऑफ हैंड, स्मॉल ज्वाइंट ऑफ द हैंड के अंदर इस रेस्ट आता है, फिंगर्स आती है, दे आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। तो जनाब ये तो सारे के सारे, ये जितने भी एक एक मैंने डिफरेंस लिखी है, दे विल मैटर अलॉट इन दी एग्जाम्स। वो आप लोगों को हिस्ट्री में इस तरह बताएंगे ताकि आप लोगों को 119 कर जो है ना वो पता हो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखे ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट, ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट इन विच पेशेंट, हाँ जी, ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट इन ओस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रहा हूँ। ओस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट एक साइड पे होगी कि दो, दैट इज एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल ए, और इसमें क्या होती है, ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट इज ऑलवेज सिमेट्रिकल। भाई ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो तो मिस्टेक ही करता है ना, मिस्टेक में वो ये नहीं देखता कि ये लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, बट इसने जाकर डायरेक्टली दोनों साइड के ज्वाइंट को इफेक्ट करना होता है। सो देयर शुड बी सिमेट्रिक ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट इफ अ पेशेंट सस्पेक्टेड फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। लेकिन ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर क्या होता है, एसिमेट्रिक ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एमसीक्यूज याद रखें, ये जो स्टार एमसीक्यूज है, द पेन एंड स्टिफनेस, द पेन एंड स्टिफनेस last for 30 minutes and get improved on taking rest। अब देख ये वही मास्टीनिया ग्रेविस और लिम्बर्ट मास्टीनिया ग्रेविस की जो है ना अपोजिट, लेकिन वो मस्कुलर वीकनेस थी, ये जॉइंट पेन है। इसमें लिखना है कि पेन एंड स्टिफनेस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात कर रहा हूँ, विल बी लास्ट
फॉर हाउ मच टाइम, मोर देन 1 hour एंड गेट इम्प्रूव्ड, मतलब पेन की इंटेंसिटी कम हो जाती है किस चीज पे, ऑन डेली एक्टिविटी। ये बंदा जब डेली एक्टिविटी करता है उस पर इसकी पेन सबसाइड हो जाती है। ओस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट को आप लोग इस तरह भी याद कर सकते हैं, ये तो वेट बेयरिंग ज्वाइंट, बंदे को अगर नी का मसला है तो उसकी जो ज्वाइंट स्पेस है वो भी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो ये बंदा जब मूव करेगा, ये बंदा जब चलेगा तो उसकी रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मूवमेंट है, उसमें फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो, चलने के दौरान अपने को ठीक में कि रेस्ट में, ये रेस्ट में ठीक होगा। तो ऐसा ज्वाइंट पेन रेस्ट करने पे इम्प्रूव हो जाए वो ओस्टियोआर्थराइटिस है। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर अपने हाथों को मूव करेगी, एक वक्त आएगा कि वो ठीक हो जाती है, तो हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। क्लियर है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दोनों के डिफरेंस में यही आती है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए ओस्टियोपाइट, किस में ओस्टियोपाइट का दूसरा नाम क्या है, बोन स्पर। तो बोन स्पर एक्सरे में इस पे आएगी, ओस्टियोआर्थराइटिस में प्रेजेंट होगी, लेकिन बोन स्पर इज एब्सेंट इन व्हाट, सिमेट्रिकल सॉरी आर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोन होगी, ओस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट में हमेशा क्या होती है, बोन स्पर होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखे अगर हम फिंगर की बात करें, इधर देखे फॉर एग्जांपल दिस इज अ मिडल फिंगर, ये मिडल फिंगर है। मिडल फिंगर के अंदर कितनी फेरेंजेस होती है, 3 फेरेंजेस। यहां से फिर मेटाकार्पल बोन, ये कार्पल बोन, ये फेरेंज है, इसको मिडल फिंगर आप लोग एक इमेजिन करें। अब मिडल फिंगर की अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो जॉइंट है हर एक, दिस इज फर्स्ट फेलिंग, सेकंड फेलिंग एंड थर्ड फेलिंग, ये कौन सा जॉइंट है, दैट इज इंटरफेलेंजियल जॉइंट। तो ये वो इंटरफेलेंजियल जॉइंट है जो मेटाकार्पल बोन की तरफ नजदीक है, तो प्रॉक्सिमल है कि डिस्टल, हाँ जी, दिस इंटरफेलेंजियल जॉइंट इज नियर टू दी मेटाकार्पल बोन, तो ये कौन सा है, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। लेकिन ये तो आखिर में है ना, टिप में है, ये इस मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट से क्या है, अवे है, तो इसको क्या कहते हैं, डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। तो अगर आप लोग हाथ में देखें, फिंगर्स में देखें, तो वो जॉइंट फिंगर का जो आपकी हथेली की तरफ पहला हो तो वो क्या होगा, प्रॉक्सिमल, और जो बाद में होगा वो डिस्टल होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन याद रखें, जो ओस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट है उस पेशेंट के यहाँ पे प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट में इस तरह के एक नोड्यूल बन जाती है, और वो नोड्यूल किसको भी अफेक्ट करती है, डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। तो वो नोड्यूल जो इस ओस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट में हमें दिख रहा है, स्पेशली ऑन प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, इट बूशर्ट नोडुल्स, ये एमसीक्यूज याद रखते हैं, बूशर्ट नोड्स। सो बूशर्ट नोड्स आर द एबनॉर्मल नोड स्पेशली इन द प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट और डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट में जो नोड्स बनती है इसको हम क्या कहते हैं, हेबर्डन नोड्यूल, हेबर्डन नोड्स या हेबर्डन। तो ये याद रखें। देखिए इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, आउच माई बैड हैंड। अब देखिए जब हैंड के ऊपर नोड्स आ जाए हम कहते हैं ना कि यार द हैंड बिकम बैड, इट इज नॉट गुड। तो देखिए इधर हैंड की तरफ से अगर हम जाए फिंगर को, तो हैंड की तरफ से फिंगर को जब पहले जाएंगे तो हमें कौन सा जॉइंट आएगा पहले, प्रॉक्सिमल। तो इसका मतलब आउच माई पहला बी आएगा, बी फॉर विच नोड, बूशर्ट नोड्स। तो बूशर्ट नोड कौन से जॉइंट्स को इन्वॉल्व करेगा, पीआईपी, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल। और आखिर में कौन सा आएगा, एच, एच फॉर हेबर्डन नोड्स। तो ये दोनों बूशर्ट नोड एंड हेबर्डन नोड, they both can seen in interphalangeal joint, but PIP where we can, DIP where we can see Heberden nodes। दोनों किसकी फीचर है, ओस्टियोआर्थराइटिस है। ओके, यहाँ पे अगर में फिंगर इन्वॉल्व होती है, सो दे आल्सो डिफॉर्मिटीज इन द फिंगर, फिंगर की डिफॉर्मिटीज में इसमें जो पहले आ सकती है उसको
इसको हम कहते हैं स्वान नेक डिफॉर्मिटी, और एक को हम कहते हैं डिफॉर्मिटी, नेरे डिफॉर्मिटी। तो दोनों डिफॉर्मिटी आप लोगों को आने चाहिए फॉर द एग्जाम पर्पस, ठीक है। स्वान नेक डिफॉर्मिटी में ये याद रखना है कि ऐसी डिफॉर्मिटी जिसमें डीआईपी ज्वाइंट क्या हो, फ्लेक्स हो, डीआईपी ज्वाइंट फ्लेक्शन बट पीआईपी ज्वाइंट एक्सटेंशन। या आप लोग इमेज में देखे, गूगल पे देखे अगर आप लोग इस सर को इस ज्वाइंट क्या हो, एक्सटेंड, फ्लेक्शन प्लस पीआईपी एक्सटेंशन, इसको हम क्या कहते हैं, स्वान नेक डिफॉर्मिटी। इन हाथों की जो रहेगी इसको स्वान नेक डिफॉर्मिटी और करके फायदा पहले हम डीआईपी को एक्सटेंशन प्लस करें पीआईपी फ्लेक्शन, इसको हम ब्यूटेनेरिया डिफॉर्मिटी देते हैं, इट इज कॉल्ड ब्यूटेनेरिया डिफॉर्मिटी, ठीक है। तो इसको बटन डिफॉर्मिटी भी कहते हैं, क्या है, होल डिफॉर्मिटी। सो बटन होल डिफॉर्मिटी, ब्यूटेनेरिया डिफॉर्मिटी। तो इसकी इमेजेस देके आप लोगों को पता चल जाएगा, बहुत लोगों ने तो पेशेंट्स भी देखे होंगे। तो स्वान नेक डिफॉर्मिटी में डीआईपी जो डीआईपी की एक्सटेंशन, लेकिन इसकी अपोजिट है। दोनों टाइप की डिफॉर्मिटी रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट में पॉसिबल होती है। और यहाँ पे पीआईपी ज्वाइंट के ऊपर क्या बनती है, बुशार्ट नोड्स बनते हैं, और डीआईपी ज्वाइंट में हेबर्डन। तो बुशार्ट नोड, हेबर्डन नोड, दे आर सीन इन osteoarthritis, but स्वान नेक डिफॉर्मिटी एंड डीआईपी डिफॉर्मिटी दे आर सीन इन व्हाट, आंसर इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए ज्वाइंट एक्सरे अगर हम करें, एक्सरे अगर फॉर एग्जांपल हम एक्सरे करें दोनों में, तो इसकी एक्सरे में तो आपको पता है कि हम क्या मिलेंगे, ओस्टियोपाइट, लेकिन यहाँ पे ज्वाइंट स्पेस ज्यादा होगा कि डिक्रीज ज्वाइंट स्पेस, स्पेस है वो ज्यादा कम होगा, पे हम उससे रहेगी हमें ज्वाइंट स्पेस असर देगा। देखिए ट्रीटमेंट लेके, ट्रीटमेंट में देते हैं एनासिड्स, एसिटामिनोफेन देते हैं, जो है एसिटामिनोफेन एंड ग्लूकोकार्टिक देते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम एनासिड्स देंगे, एनासिड्स, ग्लूकोकार्टिकाइड एंड यहाँ पे भी हम एसिटामिनोफेन भी दे सकते हैं, और डीमार्ट हम देते हैं, डीमार्ट इज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिज्म वर्ड, मतलब डीमार्ट का फुल फॉर्म है, क्योंकि डीमार्ट सारे वर्ग जो हम सिर्फ किस में दे सकते हैं, हाँ जी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो एसिटामिनोफेन है या स्टीरॉयड है, ये तो यूज हो सकती है, ओके, ठीक है जनाब, यूज होगा, ठीक है। कंडीशन जो डिमांड है इस अंदर नीचे लेके मेथोट्रेक्सेट, मतलब द बेस्ट मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। ओके इंशाल्लाह ब्रेक करें, फिर नेक्स्ट क्लास भी ले रहे थोड़ी देर तक। रहीम, तो हमने इस लेक्चर के फर्स्ट हाफ में जनाब यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट है ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर वो क्या होती है, एसिमेट्रिकल। फॉर एग्जांपल अगर वेट बेयरिंग ज्वाइंट इन्वॉल्व है, नी ज्वाइंट लेफ्ट साइड पे, तो उस साइड पे ही इन्वॉल्व होगी। लेकिन मैंने पहले इस लेक्चर के फर्स्ट हाफ में ये बात की थी कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स आते हैं वो किस ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट के साथ, सिमेट्रिकल ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट। तो उस फीमेल की जो केस हमने पढ़ी है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द लेक्चर, उसमें जो रेस्ट ज्वाइंट की इन्फ्लेमेशन थी, स्वोलन स्टिफनेस थी, वो किस साइड पे थी, दोनों साइड पे थी, वो बाइलेटरल थी। इसलिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट, इसकी इटियोलॉजी क्या है, इट इज ऑटो इम्यून डिजीज, बट एंटीबॉडी डोंट केयर दैट इट इज आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड। इसलिए ऑटो इम्यून नेचर की वजह से रिमेंबर द इफेक्टेड ज्वाइंट ऑन रूमेटॉइड आर्थराइटिस
शुड बी ऑन दी बोथ साइड सिमिलर। फिर इसकी जो पेन है इंटेंसिटी है, फॉर एग्जांपल ओस्टियोआर्थराइटिस की, वो लेस देन 30 मिनट्स की ड्यूरेशन की होती है और दीज पीपल गेट इम्प्रूव्ड व्हेन दे आर टेकिंग रेस्ट। आप लोगों को ये बात भी बताई थी कि ये वेट बेयरिंग ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट है, तो अगर ये बंदे फॉर एग्जांपल वॉक करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे तो लिमिटेड रेंज ऑफ मूवमेंट की वजह से जनाब ये लोग आगे नहीं जा पाएंगे। तो विद द मूवमेंट द ज्वाइंट पेन गेट वर्सन, बट टेकिंग रेस्ट द ज्वाइंट पेन विल बिकम इम्प्रूव। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि इन लोगों में जो पेन और स्टिफनेस है मसल ज्वाइंट्स के अंदर, स्मॉल ज्वाइंट्स में, इट लास्ट फॉर मोर देन 1 आवर, बट इट इज गेट इम्प्रूव्ड व्हेन द पर्सन इज गो फॉर डेली एक्टिविटी। क्लियर है। फिर आते हैं ओस्टियोपाइड। ओस्टियोपाइड जिसको हम बोन स्पर भी कहते हैं, तो बोन स्पर दे आर प्रेजेंट इन ओस्टियोआर्थराइटिस बट इट इज एब्सेंट इन दी रूमेटॉइड आर्थराइटिस। देखिए यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप लोगों ने याद रखनी है। वो ये है कि इन केस ऑफ osteoarthritis there are two types of nodes that is formed in the finger. The node which can target PIP joint, proximal interphalangeal, इसको Bouchard nodes कहते हैं, और जो DIP joint को अफेक्ट करती है उसको हम Heberden nodes कहते हैं। So this is a good mnemonic, ouch my bad hand। bad के अंदर B पर Bouchard nodes, it come first because it is a proximal interphalangeal, और hand के अंदर H पर Heberden nodule, that is come late, that is DIP joint problem। यहाँ पे स्वान नेक डिफॉर्मिटी ब्यूटनरी डिफॉर्मिटी है, ब्यूटनरी डिफॉर्मिटी को हम बटन होल डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। तो देखें ऐसा फिंगर की डिफॉर्मिटी जिसमें डीआईपी ज्वाइंट की फ्लेक्शन हो, डिस्टल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट की फ्लेक्शन हो, पीआईपी ज्वाइंट की एक्सटेंशन हो, उसको क्या कहेंगे? स्वान नेक डिफॉर्मिटी। और अगर इसका अपोजिट ले ले, डीआईपी एक्सटेंशन ब्लड पीआईपी फ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड ब्यूटनरी डिफॉर्मिटी, जिसको हम बटन होल डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। दूसरी बात यह है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट के अंदर मतलब स्वान नेक डिफॉर्मिटी और ब्यूटनरी दोनों की चांसेस हो सकती है। ठीक है। एक्सरे के ऊपर जो ज्वाइंट स्पेस है बिकॉज ऑफ ओस्टियोपाइड या बोनी स्पर की वजह से ओस्टियो आर्थराइटिस पेशेंट में जो ज्वाइंट स्पेस है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज। बट इट इज नॉट अफेक्टेड दैट मच इन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस रादर देन इट स्वेल। इसमें हम एनसेड एसिटामिनोफेन स्टीरॉयड देते हैं और इसमें एनसेड ग्लूकोकार्टिकॉइड प्लस डीमार्ट देते हैं। डीमार्ट का मतलब है डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। इसका मतलब डिजीज, डी फॉर डिजीज, एम फॉर मॉडिफाइंग, ए फॉर एंटी, आर रूमेटॉइड और डी फॉर ड्रग। सो डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग देते हैं, जिसमें बेस्ट एग्जांपल है मिथोट्रेक्सेट। ठीक है, मिथोट्रेक्सेट, सल्फासालाजीन। ठीक है, दीज ऑल आर नोन एज डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। डीमार्ट आर नॉट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट? ये डीमार्ट हम क्यों देते हैं? ये सेल की, मेथोट्रेक्सेट क्या है? ये सेल की प्रोडक्शन को कम करते हैं, तो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज की कोई कंसेप्ट ही नहीं है ओस्टियोआर्थराइटिस में। तो यहाँ पे याद रखें कि इसमें ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर हम डीमार्ट यूज नहीं करते, बट डीमार्ट यूज इज वेरी वेरी बेनिफिशियल इन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्लियर है? तो ये पॉइंट जरूर याद रखें। कौन सी आर्थराइटिस के अंदर सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट होती है? हाँ जी, ओस्टियोआर्थराइटिस में कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस? रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट या एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट दैट इज कॉमनली सीन इन दी रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट। यहाँ पे दो पॉइंट्स मजीद बताने लगा हूँ विच इज आल्सो सम टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दी एग्जाम। देखिए, अगर एक पेशेंट है ऑलरेडी डायग्नोसिस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस और फिर वो क्रोनिक कंडीशन में चला जाए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट है, क्रोनिक कंडीशन में जाए एंड एक्स्ट्रा आर्टिकुलर डैमेज हो जाए उसको लंग्स में, न्यूमोकोनियोसिस उसको डेवलप हो जाए, न्यूमोकोनियोसिस। ठीक है, न्यूमोकोनियोसिस इज डैमेज टू दी लंग्स। तो याद रखना है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्लस न्यूमोकोनियोसिस टुगेदर इन अ सिंगल पेशेंट दैट इज कॉल्ड केप्लान सिंड्रोम। इसको हम क्या कहते हैं? केप्लान सिंड्रोम। तो केप्लान सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूमोकोनियोसिस प्लस रूमेटॉइड आर्थराइटिस।
तो ये किस चीज़ की निशानदेही करता है? एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट या अदर सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट की ये हमें चीज़ बता रही होती है। अब नेक्स्ट दो चीज़ें याद रखें। अगर एक पेशेंट है उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, अ पेशेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्लस स्प्लीनोमेगेली, उसकी जो स्प्लीन है वो साइज में क्या है? इनलार्ज है, प्लस उसको न्यूट्रोपीनिया है। व्हाट इज न्यूट्रोपीनिया? इट इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल। पीनिया स्टैंड फॉर डिक्रीज। तो ऐसा पेशेंट जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ये हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन पढ़ते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्लस न्यूमोकोनियोसिस इज कॉल्ड ऑफ केप्लान सिंड्रोम। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्लस स्प्लीनोमेगेली प्लस न्यूट्रोपीनिया, these three things to single patient is called फेल्टे सिंड्रोम। इसको हम क्या कहते हैं? फेल्टे सिंड्रोम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फेल्टे सिंड्रोम ट्राइएड से बना है, और जो न्यूमोकोनियोसिस ये हमारे पास क्या है? ये भी ट्राइएड है। ट्राइएड ये है कि इसकी जो सिम्टम है ये वर्सन हो जाती है किस चीज़ की एक्सपोजर से? सिलिका एक्सपोजर। तो सिलिका एक्सपोजर से अगर न्यूमोकोनियोसिस की सिम्टम बढ़ जाती है, अलॉन्ग विद दिस हमारे पास क्या है? केप्लान सिंड्रोम है। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्प्लीनोमेगेली, न्यूट्रोपीनिया, दैट विल बी फेल्टे सिंड्रोम। तो ये दो चीजें इसके साथ साइड बाय साइड याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्लियर है? ओके, इसके साथ नेक्स्ट क्लिनिकल केस की जाते हैं। क्लिनिकल केस तो देखे आखिर में दो चीजें बताने लगूं। ऐसा रूमेटिक प्रॉब्लम जिसमें स्मॉल जॉइंट ऑफ द हैंड इन्वॉल्व हो जाए, मोर स्टिफनेस लास्ट फॉर मोर देन 1 आवर इधर डेली एक्टिविटी, ये क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। इसके अंदर कौन सा HLA एसोसिएशन होता है? DR4। वेट बेयरिंग के अंदर ओल्ड एज में अगर पेन हो जाए जो रेस्ट कर वो रिलीव करे, लेकिन चलने के और परफॉर्मेशन हो, सिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट किस में होती थी? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, स्पेस किस का? इट इज ओस्टियोआर्थराइटिस। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखें। क्लिनिकल केस देखिए, 16 ईयर ओल्ड वो खराब है। ओके ठीक है, सही है। तो ये जनाब आप लोगों ने यहाँ तक क्लियर करना है। ठीक है, रूमेटॉइड और ओस्टियोआर्थराइटिस की। ठीक है ना? क्या